डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष बीए पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के खंड 7 आधुनिक हिंदी काव्य की इकाई 26 समकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने समकालीन हिंदी कविता की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। इस लेक्चर में आज हम समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, समकालीन कविता के 3 दशकों में हिंदी कविता का एक स्वरूप नहीं रहा, यह हम कह चुके हैं। लेकिन जहाँ से हमारे अध्ययन की शुरुआत होती है, वहाँ समकालीन कविता पर मुख्य रूप से नई कविता की आधुनिकतावादी, व्यक्तिवादी जो काव्य धारा का असर था। इस धारा को कई नाम दिए गए। अकविता या एंटी पोइट्री इनमें प्रमुख था। अकविता मतलब ऐसी कविता जो परंपरागत कविता की एंटी या विरोधी है या परंपरागत अर्थ में कविता नहीं है। फिर अकविता भी नाम सबको स्वीकार्य नहीं था और किसी ने इसे ठोस कविता, किसी ने विद्रोही कविता और किसी ने विचार कविता आदि नाम दिया। नाम की इस अराजक स्थिति से इस दौर की कविता को साठोत्तरी कविता कहना ज़्यादा समीचीन उचित माना। साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी दौर की कविता परंपरा से असंप्रयुक्त नहीं थी। कविता पत्रिका के प्रवेशांक में कहा गया था, आज का कवि परंपरागत रूढ़ियों और संस्कारों के प्रति विक्षुब्ध है और उसका काव्यात्मक संवेदन भी उसी अनुपात में परंपरा से मुक्त भी है और निस्संग भी। परिवर्तित सौंदर्य बोध के कारण आज का कवि पिछली परंपराओं को नकार कर अपना संपूर्णतः पृथक मार्ग भी खोजने में रत है। आधुनिक मनोवृत्ति की इसी अनिवार्यता को हम अकविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नए कवि ने जिस बृहत्तर परिवेश में नवीन काव्य रचना के विविध प्रयोग किए हैं, उनका दिग्दर्शन कराना भी हमारा अभिष्ट है। उपर्युक्त कथन पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि अकविता के कवि भी लगभग वे ही बातें कर रहे हैं जो उससे पूर्व प्रयोगवाद और नई कविता के व्यक्तिवादी कवि कह रहे थे। साठोत्तरी कविता की प्रवृत्तिगत विशेषताओं से स्पष्ट हो जाएगा कि वह कविता किस अर्थ में अपनी पूर्ववर्ती कविताओं से भिन्न थी। समकालीन कविता की पहली प्रवृत्ति है विचारों से विदाई। विचारधारा और राजनीति का विरोध नई कविता की भी विशेषता रही है। कवियों ने भी राजनीतिक विचारों से प्रेरित कविता का विरोध किया। प्रारंभ की भूमिका में जगदीश चतुर्वेदी कहते हैं कि राजनीति विचारों पर काव्य रचने का जमाना लद चुका। समाज का दृष्टा कवि आज मानवीय चेतना के भौतिक स्तरों को प्रतिभासित कर रहा है। यह कहने में मुझे कोई अड़चन नहीं है कि किसी भी कथित या ग्रस्त राजनीतिक विचारधारा में हमारा विश्वास नहीं है। व्यक्ति सत्ता तथा अनुभूत सत्य ही हमारे काव्य का और दूसरे शब्दों में हमारे जीवन का धार्मिक दर्शन है। हमारे सामाजिक आदर्श हमारी अपनी बौद्धिक चेतना से ही अनुप्राणित हैं। जगदीश चतुर्वेदी के इस कथन में भी
विचारधारा का निषेध और स्व विवेक पर बल दिया गया है, परंतु कविता के स्तर पर तो विचार का भी निषेध ही है। इन कवियों में लोकतंत्र, देश प्रेम, क्रांति परिवर्तन, प्यार आदि हर उस विचार और भावना का मजाक उड़ाया जो मनुष्य के मनुष्य होने का एहसास कराती है। कुछ लोग मूर्तियाँ बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की, कुछ और लोग सारा समय कस्में खाएंगे लोकतंत्र की। दूसरे देखें तो देश एक लंगड़ाता वृद्ध मरीज, देश प्रेम एक अय्यासी का दिया हुआ महामंत्र, दुखती है कोई कनपटी की नल और बाजुओं में रक्तपात की इच्छा पनपने लगती है। मुझे तानाशाही से लगाव है, जनतंत्र के रेसियाते गीदड़ से नहीं। इन काव्यांशों को पढ़ने से साफ हो जाएगा कि इस दौर के कवि के लिए लोकतंत्र, राजनीतिक परिवर्तन, देश प्रेम आदि का कोई मतलब नहीं था। वह इन पर सोचने से भी उकता चुका था। पर जब सभी कुछ उल्ही जलुल है, सोचना फिजूल है। मध्यम वर्ग के कवि के इस सोच का कारण क्या था? लगता है भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति में आए ठहराव ने उसे हताश और निराश बना दिया था। लेकिन यह हताशा कुछ कुछ ओढ़ी हुई सी भी लगती है, क्योंकि इसमें एक तरह की शहीदाना मुद्रा है। यहाँ विपरीत स्थितियों का स्वीकार करने की मुद्रा है, न कि उससे संघर्ष कर बदलने की। परंतु इस स्वीकार को पाखंड की तरह शहीदाना अंदाज में लिया गया है। कैलाश बाजपेयी जी की ही एक कविता परास्त बुद्धिजीवी का वक्तव्य इन कवियों की मानसिकता का सही प्रतिनिधित्व करती है। वे लिखते हैं कि न हमारी आंखें हैं आत्मरथ, न हमारे होठों पर शोक गीत, जितना कुछ उब सके उब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। शहादत और विद्रोह की इस मुद्रा में वस्तुतः पराजय भावना ही अंतर्निहित है। समकालीन कविता की दूसरी प्रवृत्ति है व्यर्थता बोध। राजनीति और व्यवस्था से यह विचारहीन विद्रोह जो पराजय भावना के कारण कवियों को धीरे धीरे व्यर्थता बोध की ओर ले गया है। इन कवियों का यथार्थ के प्रति रवैया सिनिकल, आत्मग्रस्त और निजी फ्रस्ट्रेशन का रूप लिए हुए हैं। यथार्थ के प्रति इसी रवैये ने इन कवियों की चेतना को और अकेला और असहाय बनाया है, जिसे न तोड़ पाने की व्यवस्था से के कारण वे उसे अपनी नियति मान लेते हैं। यही कारण है कि इन कवियों की प्रतिक्रियाओं में उनका विषादग्रस्त मैं हर क्षण मौजूद रहता है और कई बार तो यह मैं ही विलाप करता रहता है और विलाप के वस्तुगत कारण लुप्त हो जाते हैं। मैं हंसता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ, चिखता है, प्यार करता हूँ, गालियाँ देता हूँ, लेकिन हर स्थिति में वैसा का वैसा ही रह जाता हूँ जैसे मैं मुर्दों के बीच में हूँ। नई कविता में विरोध का स्वर व्यंग के रूप में था, लेकिन साठोत्तरी कविता में व्यंग का स्थान ऊब ने ले लिया। इसके मूल में समाजगत वास्तविकता से कवियों का मानसिक अलगाव है। चारों तरफ शोर है, चारों तरफ बरापुरा है, चारों तरफ मर्दनी है, भीड़ और कूड़ा है, हर सुविधा एक ठप्पेदार अजनबी उगाती है, हर व्यस्तता और अधिक अकेला कर जाती है। समकालीन कविता की तीसरी विशेषता है भीड़ के बीच घिरा अकेलापन। नई कविता के कवियों की तरह इस दौर का कवि भी जनता को भीड़ के रूप में देखता है। कवि इसके मूल में महानगरीय चेतना मानते हैं। जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं, हम में से अधिकांश कवि महानगरों या नगरों में रह रहे हैं। नगरों का जीवन यांत्रिक हो गया है। व्यस्तता में लीन एक अजीब सी उमस और अजनबियत तथा अकेलेपन की भावना हम में घर करती जा रही है। कविता के अधिकतर कवि रहते तो महानगरों में थे, परंतु यहाँ आने से पहले वे छोटे शहरों और कस्बों के वासी थे।
इसलिए इन कवियों के इस दावे के बावजूद कि उनकी चेतना महानगरीय है और कविता गैर रोमानी कविता को पढ़ते हुए कवियों की मूल कस्बाई भावुकता उनके तथाकथित महानगर बोध के सामने संयमित था या तनावपूर्ण न होकर दरअसल और अधिक सतही और लिज्जली हो गई है। महानगर का आतंक ही इन कवियों को अन्य से काट देता है। वह अपने चारों ओर की दुनिया को भीड़ समझता है और जाहिर है कि भीड़ से कोई संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता। कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि मैं किसी मसीहा की तरह अपने हाथों में दिशा संकेत संभाले भीड़ के साथ दौड़ता जाता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि भीड़ की आंखें नहीं होती, केवल आवाज़ होती है। भीड़ के प्रति यही दृष्टिकोण साठोत्तरी कविता में व्यक्त हुआ है। अब यह सवाल यह है कि समाज जो जटिल संरचना है तथा मनुष्य उसकी एक इकाई, उसको भीड़ के रूप में देखना कहाँ उचित है, क्योंकि भीड़ से न संवाद संभव है न लगाव। इससे तो व्यक्ति केवल अलगाव ही महसूस कर सकता है। समकालीन कविता की चौथी विशेषता है नारी के प्रति पतनोन्मुखी दृष्टिकोण। कविता के इस दौर में स्त्री के प्रति सम्मान की भावना प्रायः कम हो गई है। वह केवल शरीर और भोग्या बनकर उपस्थित हुई है। इस कविता में नारी का जो रूप उभरता है उसमें नारी के प्रति न तो आदर की भावना है न उसकी पीड़ा के प्रति सहानुभूति। इसमें न तो प्रेम का रुमानी भाव है न प्रिय की बिछोह की पीड़ा। अगर कुछ है तो केवल नारी देह का उपभोग। जहाँ नारी जीवन की अभिव्यक्ति हुई है वहाँ नारी पुरुष की वासना को तृप्त करने वाले साधन के रूप में या बच्चों को पैदा करने वाली मशीन के रूप में, और अगर नारी किसी भाव या विचार का व्यक्त करने के लिए व्यक्त हुई है तो वह भी विकृत रूप में, जहाँ स्त्री माँ, बेटी, बहन, पत्नी, मित्र के रूप में नहीं, केवल वेश्या के रूप में या शारीरिक वासना को तृप्त करने वाले साधन के रूप में हो। वहाँ कभी नारी जीवन के यथार्थ दर्द को कैसे अनुभव कर सकता है। कुछ स्त्रियां प्रेम करती है वर्दी से, बाकी नामर्दी से। कवियों की झूठ में लिपटी हुई वेश्या माँ अपनी संतानों का स्वर्ग देख रही है। स्त्री को पुरुष की संपत्ति के रूप में ही नहीं वरन पुरुष के सामूहिक उपभोग की वस्तु के रूप में देखना पूंजीवादी समाज की विकृत मनोदशा का भी प्रभाव है। नारी के प्रति यह भावना मध्ययुगीन समाज की मनोवृत्ति से भी अधिक विकृत और जुगुप्सोत्पादक है। समकालीन कविता की पांचवी विशेषता है निषेधात्मकता। षाठोत्तरी कविता चूंकि विचारधारा, राजनीति, मूल्य व्यवस्था सभी का निषेध करती है, इसलिए इसे हम निषेध की कविता भी कह सकते हैं। डॉक्टर हरदयाल इस सर्वनिषेध की प्रवृत्ति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जिस तरह 7वें दशक का कवि राजनीति को अस्वीकार करता है, उसी तरह वह भावुकता, आदर्शवादिता, प्रेम, नैतिक मूल्यों इत्यादि के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। मूल्यों के प्रति यह संदेहवाद, यह निषेध आम आदमी के जीवन में व्याप्त दिखाई देता है। कवि ने तो उसे केवल अभिव्यक्ति दी है। जिस समाज में लाभ और पद सबसे बड़े मूल्य बन गए हो, जिस समाज में बेईमानी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, सिफारिश, गुंडागर्दी इत्यादि को सम्मान मिलने लगा हो, उसमें यदि रचनाकार में निषेधात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता तो यह आश्चर्य की बात होगी। जहाँ हर यात्रा का अर्थ दुर्घटना है और अस्पतालों में मृत्यु अधिक निश्चित है,
जहाँ धूर्त होना, अतिरिक्त गुण और बेईमानी प्रामाणिक हो चुकी है, दोहरा व्यक्तित्व, पाखंड, चाटुकारिता, प्रचार, पक्षपात और उलझन जहाँ के सर्वमान्य मूल्य हैं, जहाँ सत्य शब्द का उच्चारण अब केवल अर्थ ही ले जाने में होता है, गाली ही अब जहाँ एकमात्र भाषा है, ताश के पत्तों पर अब जहाँ निर्माण होता है और लोग कागज़ पर मिनटों में फसलें उगाते हैं, अब जहाँ घड़ियाँ व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार चलती है और जहाँ पानी तक शुद्ध नहीं मिलता है, जहाँ फिल्म अभिनेता संस्कृति के रक्षक है और बुद्धिजीवी अय्याश है, जहाँ जड़ मूर्ख है, रचयिता विधान और कुछ विदूषक शासक चलाते हैं। उस समय के हालात की इस तस्वीर ने कैलाश वाजपेयी ने इन कवियों में आक्रोश तो पैदा किया, परंतु यह किसी सकारात्मक परिणति की ओर जाने की बजाय विनाश की तीव्र आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त हुआ। मैं प्रेम जैसे अभिशप्त रोग को मुट्ठी में भरकर आग में झोंक देना चाहता हूँ। मैं आसपास के घरों में एक हाहाकार मचाना चाहता हूँ, एक अनिर्दिष्ट व्याघात। मैं तमाम यात्राओं को दुर्घटना में बदलना चाहता हूँ। प्रगतिशील जनवादी कविता। नई कविता का परिचय देते हुए हमने बताया था कि उसी दौर में शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह आदि कवियों की कविताओं पर नई कविता की आधुनिकतावादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों का प्रभाव नहीं था। इन कवियों के काव्य में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ। इसी दौर में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शील, त्रिलोचन शास्त्री जैसे कवि भी थे जो निरंतर प्रगतिशील काव्य की रचना में रत थे, परंतु जिनकी रचनाशीलता कविता के केंद्र में न रहकर हाशिए पर चली गई। 1967 के बाद बदली परिस्थितियों ने एक बार फिर कविता में वामपंथी रुझान को उभारने में मदद की। इस दौर में जिसे कोई सतारोत्तरी कविता का दौर तो कोई नववाम या प्रगतिवाद या जनवाद नाम देता है, कविता को भी दूर तक प्रभावित किया। हम इसे प्रगतिशील जनवादी कविता का दौर कहेंगे। इस दौर ने कविता के कई कवियों को जनवादी प्रगतिशील कविता की ओर मोड़ा। इनमें ध्रुमेल, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, कुमार विकल, इब्बार, रब्बी आदि प्रमुख थे। इसी दौर में रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह आदि नई कविता के कवि भी इस नई प्रगतिशील जनवादी कविता के और निकट आए। इस कविता को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण हम 7वें दशक से उत्तरार्ध और 8वें दशक के पूर्वार्ध को कह सकते हैं, जब कविता का उदय हुआ है और इस पर कविता की सोच और मुहावरों का काफ़ी असर था। दूसरा चरण 8वें दशक के उत्तरार्ध से अब तक का है, जब इस कविता में उग्रवादिता कम हुई है और स्वर अधिक संयमित और संतुलित हुआ है। प्रथम चरण हम देखते हैं। 7वें दशक के उत्तरार्ध में हुई राजनीतिक घटनाओं का असर कवियों और बुद्धिजीवियों के भावबोध पर भी पड़ा। 2 दशकों के कांग्रेस के सत्ता पर एकाधिकार को पहली बार सशक्त चुनौती दी गई थी और कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनी। केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारें अस्तित्व में आईं। जगह जगह राजनीतिक परिवर्तन के लिए उग्र जनांदोलन फूट पड़े। इन सब का असर हिंदी के कवियों पर भी पड़ा। व्यवस्था का अंधविरोध तो शाठोत्तरी कविता की विशेषता था।
उस विरोध को अब तक दिशा मिलने लगी। नक्सलवाड़ी के आंदोलन के प्रभाव में कई युवाओं को परिवर्तन और क्रांति अपनी दहलीज पर दस्तक देती सुनाई देने लगी। क्रांति की इस गुहार में परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा साफ झलक रही थी। इस परिवर्तन की आकांक्षा के पीछे देश की बदतर स्थितियां थी, जिसके प्रति ये कवि गहरे आक्रोश से भरे थे। इसका उदाहरण धूमिल की कविता में देख सकते हैं। अपने यहाँ संसद तैली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। धूमिल की आलोचना का यह स्वर कविता से काफ़ी मिलता जुलता है, परंतु धूमिल इस आलोचना तक ही अपनी कविता को सीमित नहीं रखते, बल्कि उस आम आदमी के दर्द को भी वे अपनी कविता का विषय बनाते हैं, जो कविता में सिरे से ही गायब है। पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ों की तरह सहता है। इस दौर में कविता के प्रति विश्वास की भी वापसी हुई, जो कविता में लुप्त हो गई थी। रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध कविता आत्महत्या के विरुद्ध में इसी विश्वास की अभिव्यक्ति हमें देखने मिलती है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर, टूटेगा टूट मेरे मन, टूट मत जुट मत उड़ मत रूठ मत सिर्फ टूट। कविता का यह आत्मसंकल्प निश्चय ही उस परिवर्तन का परिणाम है जो 7वें दशक के उत्तरार्ध और 8वें दशक में दिखाई दे रहा था। इन कवियों का नारी संबंधी दृष्टिकोण भी अकवियों से भिन्न और मानवीय था। हाँ, धूमिल, लीलाधर जगोड़ी आदि कवियों के यहाँ स्त्री के प्रति वही कविता वाला शब्दाडंबर विद्यमान रहा। प्रगतिशील जनवादी कविता के विकास पर मुक्तिबोध का भी काफ़ी असर रहा, जिनका 1964 में देहांत हो गया था, और 7वें दशक के अंत में जिनका काव्य लोगों के सामने पहुंच रहा था। अब हम दूसरा चरण देखते हैं। अतिक्रांतिकारिता और अकविता के बड़बोलेपन का प्रभाव आपातकाल के साथ समाप्त हो गया। क्रांति जो दरवाजे पर दस्तक देती सी लगती थी, आपातकाल ने उस स्वप्न से कवियों को जगा दिया और यथार्थ की ठोस भूमि पर ला खड़ा किया। प्रगतिशील कविता यथार्थवादी कविता होती है। प्रथम चरण की कविता में भी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति हुई है, परंतु उस कविता के व्यक्तिवाद और भाववाद का असर भी था। परंतु अब कविता यथार्थ के अधिक नज़दीक आई। इस कविता को जनवादी कविता भी कहा गया, क्योंकि आपातकाल के अनुभव ने कवियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाया। उन्हें प्रतीत हुआ कि जो भी लोकतंत्र उन्हें प्राप्त है, बोलने की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी, इसकी रक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि अगर यह आज़ादी ही सुरक्षित नहीं रही तो परिवर्तन के लिए संघर्ष भी संभव नहीं होगा। इसलिए इस दौर में कविता में जनवाद की रक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार की कविताओं में भी जनवाद पर मंडराते खतरे की प्रतिध्वनियां सुनी जा सकती हैं। 20 बरस बीत गए, लालसा मनुष्य की तिल तिल कर मिट गई, रोज रोज था थोड़ा थोड़ा मरते हुए लोगों का झुंड,
तिल तिल खिसकता है शहर की तरह। मैं क्या कर रहा था अब मैं मरा, मुझसे ज़्यादा तो तुम जानने लगते हो। तुमने लिखा मैंने कहा था स्वाधीनता, शायद मैंने कहा था बचाओ। रघुवीर सहाय ने उस आतंक की भी भयानकता का चित्र खींचा है जो लोगों की स्वाधीनता छीनने वाली सत्ता के दमन से उत्पन्न होता है। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो, अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। इस दौर की कविता में केवल दमन और आतंक के ही चित्र नहीं हैं, वरन आशा और विश्वास के भी चित्र हैं। सूर्योदय औचक से घट जाने वाली अनायास घटना नहीं, क्षण क्षण टूटना है अंधेरों का, कटना है उजास का। इस दौर की कविता की विशेषता यह है कि इसमें जीवन अपनी पूर्णता में आया है। पेड़, चिड़िया, पहाड़, बच्चे तो हैं ही, इसके साथ जीवन को संघर्ष के वे विविध रूप, जिनमें कवि उस मानवीय संवेदना को ढूंढता है जो हमारे जीवन से लुप्त हो जा रही है। नवगीत परंपरा। नवगीत समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण विधा है। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के अनुसार इसकी रूपरेखा छठे दशक के उत्तरार्ध में तैयार की गई। उस समय नई कविता के कतिपय दुराग्रही पक्षधरों द्वारा प्रगीत काव्य का व्यापक विरोध किया जा रहा था। गीत सर्जना को युगबोध और युगाभिव्यक्ति के नितांत प्रतिकूल घोषित कर दिया गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ जागरूक रचनाकारों ने नवगीत का उद्घोष किया। उत्तर छायावाद युग के नितांत वैयक्तिक, रोमानी और सपाट गीतों से एकदम हटकर लोक चेतना और लोक धुनों के संस्पर्श से उन्होंने गीति काव्य को नई गरिमा और नई अर्थवत्ता प्रदान की। डॉक्टर भ्रमर के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने नई कविता की प्रतिक्रिया में ही नवगीत की बात कही, लेकिन यह सही है कि तब से गीतों की एक स्वतंत्र धारा के रूप में बराबर होती रहे। नवगीत के प्रारंभिक दौर के प्रमुख गीतकारों में शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र मिश्र, ओम प्रभाकर, उमाकांत मालवीय आदि प्रमुख हैं। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर ने नवगीत को परिभाषित करते हुए लिखा है, लोक धर्मी अनुभूतियाँ, लोकगीतों की अंतःवर्ती लय चेतना, वर्तमान जीवन के द्वंद्व और संघर्ष की रागात्मक कलाभिव्यक्ति, भाषा के मुहावरे और छंदों की ताजगी, नवगीत से लिए गए अप्रस्तुत और बिंब नवगीत को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि नवगीत ने अपना संबंध जीवन के संघर्ष और लोकधर्मी अनुभूतियों से जोड़ा। जीवन को केवल नारी सौंदर्य और स्त्री पुरुष प्रेम का वाहक बनाने की बजाय इन गीतकारों ने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों और स्थितियों को गीतों में बांधने की कोशिश की। सन 70 के आसपास उभरी नई जनचेतना का असर कविता के साथ साथ गीतों पर भी पड़ा। इस दौर में गीतों की विषय वस्तु में भी परिवर्तन हुआ। अब किसानों, मजदूरों और आम आदमी के दुख दर्द और संघर्ष के गीत गाए जाने लगे। गीतों को हर तरह की रोमानियत से मुक्त कर उनको जीवन के यथार्थ से जोड़ा गया। भूमि पर, मन पर, बदन पर है अमावस का बसेरा, चंद लौहों की छड़ों में बंद है युग का सवेरा। नवगीत की एक प्रमुख विशेषता है उसे लोक परंपरा से जोड़ना। लोकगीत लोक भावना का प्रतिबिंब होता है। लोकगीत की जीवंतता, सहज संप्रेषणीयता और सरलता को अपनाकर जनवादी नवगीत को नई शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई। इन गीतकारों ने प्रचलित
प्रयुक्त लोकगीतों और लोक धुनों का प्रयोग नए कथ्य और नए रूप में किया है। उदाहरण के लिए होली के लोकगीत का नया रूप, रंग के भाग ठिठोली लिखी है, रूप के भाग में चीर, अपने तो भाग मजूर के भाग है, भाल पे श्याम लकीर। इस दौर के जनचेतना संपन्न गीतकारों में रमेश हरिस्पादानी, माहेश्वरी तिवारी, अश्वघोष, नचिकेता, गोरख पांडे आदि प्रमुख हैं। मित्रों, आज हमने समकालीन कविता की प्रवृत्तियों के बारे में जाना है। आगे के लेक्चर में हम समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।